जय साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास की, कि किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास का विकास हुआ। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे स्रोत के आधार पर प्राचीन भारत का विकास कैसे हुआ। तो आज क्या बात करेंगे, प्राचीन भारत का विकास। तो सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर बात करेंगे। जो पुरातात्विक वगैरह रह गए, तो इसमें हम देखेंगे एक प्रागैतिहासिक, दूसरा जानेंगे आद ऐतिहासिक और इतिहास। तो क्या होता है प्रागैतिहासिक, क्या होता है आद ऐतिहासिक और क्या होता है इतिहास। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाएगा, उस कालखंड को कहा जाएगा जिस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाएगा? उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है कि जिस काल में हमारे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं? तो हमारे पास यहां पर कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो कैसे साक्ष्य उपलब्ध हैं? हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य। जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, ऐसे कालखंड को क्या कहा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो इतिहास में स्रोतों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को ध्यान रखेंगे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल की बात की जाए, जैसे इसमें से हम अगर बात करें कौन सा काल हो जाएगा हमारा? पाषाण काल। कौन सा हो जाएगा? पाषाण काल। अगर बात की जाए आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाएगा? इसमें आपको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। क्या हो जाएगा? कह सकते हैं कि लिखित, हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन क्या हुआ कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। तो इस काल को क्या कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो लिखित साक्ष्य हैं, किसी विशेष प्रकार के उसमें अक्षर बने हुए हैं, किसी विशेष प्रकार की चित्रकारी की गई। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको हम देखते हैं कि ये कुछ एक विशेष प्रकार के आकृति प्रकार से बना हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। विशेष प्रकार की लिपि, मोहरों पर कुछ अंकित चित्र, रचनाएं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता हो जाएगी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता हो जाएगी। इतिहास की बात की जाए तो इसमें कह सकते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं तथा उन्हें पढ़ा जा सका, जैसे कौन कौन से हो गए? वेदों के बाद जैसे वेद वगैरह हो गए,
हमारे क्या हैं, ये लिखित साक्ष्य हैं, इनको पढ़ा भी जा सका। पुराण, महाभारत, रामायण, इस तरीके से जो भी हैं ये हमारे क्या हैं, कह सकते हैं वेद के आगे जो भी लिखे गए उन्हें क्या कह सकते हैं, ये ऐसे साक्ष्य हैं जिनको पढ़ा भी जा सका और लिखित रूप में भी उपलब्ध हैं। तो हमने जान लिया क्या कि कालखंड के आधार पर 3 भागों में हमने बांटा इसको, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा उन्हें उस समय हमारे पास कौन सा साक्ष्य उपलब्ध है, उस काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे पत्थर वगैरह पर कुछ चित्रित है, अंकित लिखा हुआ है, इस तरह के, या कोई भी पत्थर वगैरह उस तरीके के जो भी हैं, तो जिसमें कोई भी संकेत है तो वो पत्थरों पर है, पत्थरों के माध्यम से हम जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा रहा हो। जैसे हम देखते हैं महापाषाण, या देखते हैं कहीं कहीं बकरी के साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का, या कहीं कहीं बकरी के साथ मालिक के साथ बकरी वगैरह को दफनाया गया। तो ये सोचा गया कि जो लोग मांसाहारी प्रकृति के रहे होंगे तो हो सकता है वो मांस वगैरह खाते हैं बकरी वगैरह का, तो उसके हड्डी जो वगैरह मिली, तो वहां से वैसा अनुमानित कह सकते हैं कि जो भी है अनुमानित है। तो इसमें ध्यान रखेंगे प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास, जैसे हमारा पाषाण काल। इधर बात की जाए आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जिससे हड़प्पा सभ्यता। और इसमें इतिहास की बात की जाए जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तथा उन्हें पढ़ा भी जा सका। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो अब आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें लगभग वैश्विक स्तर पर 1820 में जर्गनस थॉमसन नामक एक व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? जर्गनस थॉमसन। इन्होंने प्रागैतिहासिक इस काल को 3 कालखंडों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। किसमें बांट दिया? एक तो पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। इन 3 कालखंडों में इसको बांटा। कब? लगभग 1820 में। किसने? सर जर्गनस थॉमसन के द्वारा इसको 3 भागों में बांटा गया था। तो जिसमें हम देखेंगे किसको पाषाण काल, कांस्य युग या लौह युग जो भी है। पाषाण काल का मतलब हो जाएगा पत्थर का काल, ऐसा काल जिसमें मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए किसका उपयोग किया? पत्थरों का उपयोग किया। इस काल को क्या कहेंगे? पाषाण काल कहेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? कांसे का उपयोग किया जाने लगा। तो ऐसा काल जिसमें मानव ने अपने जो भी आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? कांसे का इस्तेमाल करने लगा। उस कालक्रम को, उस कालखंड को क्या कहा सकते हैं? उस कालखंड को कांस्ययुगीन काल या कांस्य युग कह सकते हैं। उसके बाद बात की जाए लौह युग की, क्या होता है? तो जिस कालखंड में या जिस कालक्रम में मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जीवन की जो भी घटनाएं होती है उनको सुविधाजनक बनाने के लिए जो भी काम होते हैं सुविधाजनक बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया, तो उस काल को क्या कहते हैं? उस काल को लौह युग या लौह युगीन काल कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। तीनों चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ध्यान रखेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास का
जनक किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जनक, प्राचीन भारतीय इतिहास का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन है? पुरातत्व विभाग का इनको हेड बनाया गया था, और पुरातत्व विभाग का हेड बनाए जाने के कारण इन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के हेड थे। तो ये क्या थे? पुरातत्व विभाग के हेड थे, तो कह सकते हैं पुरातत्व विभाग के जनक इन्हें, या प्राचीन भारतीय इतिहास के जनक किसके कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए पाषाण काल को, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। मार्कर कहाँ गया हमारा? पाषाण काल की बात की जाए, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक तो हमारा हो जाएगा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल हम 3 पार्ट बना लेते हैं, और मध्य पाषाण काल, और तीसरा पार्ट हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। अगर बात की जाए कालक्रम की, कि इसका कालक्रम क्या रहा, तो सबसे पहले हम यहां पर जो इसका कालक्रम रहा, इसका जो कालक्रम रहा वो लगभग कब से कब तक का रहा, तो लगभग 10 लाख बीसी, लगभग 25 लाख बीसी से, लगभग 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक जो इसका कालक्रम रहा, मतलब इतना जो समय माना गया, ये 10,000 बीसी तक का जो समय माना गया, इसको क्या कहा गया कि ये इसका पूरा पाषाण काल का समय है। इधर बात की जाए तो इधर लगभग बात की जाए 10,000 बीसी से लेकर के लगभग 4,000 बीसी तक। मध्य पाषाण की बात की जाए 10,000 बीसी से लेकर के लगभग 4,000 बीसी तक का जो इसका काल माना गया, और नव पाषाण काल की बात की जाए तो 10,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक का जो समय माना गया, इसको कहा गया कि ये मध्य पाषाण काल का समय है। अब आइए बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष करके हम बात करते हैं इसके लक्षण की, कि तीनों में क्या लक्षण रहे। अगर लक्षण की बात की जाए, इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर लक्षण की बात की जाए तो जो पूरा पाषाण काल के लक्षण की अगर बात की जाए, तो इसमें जो लोग थे वो आखेटक या कह सकते थे शिकारी थे। आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। यहां पर ध्यान रखेंगे कि कृषि एवं पशुपालन की बात की जाए, इसमें ध्यान रखेंगे कि ये आखेटक एवं शिकारी थे, तो मतलब शिकारी का मतलब ये लोग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, उनका मांस भोजन के रूप में ले लेते थे। खाद्य संग्राहक मतलब ये काम क्या करते हैं, जैसे कोई किसी स्थान पर निवास किए, निवास करने के बाद वहां के जानवरों को फल फूल कंदमूल ये सब को खा लिया। अब जब जानवरों की संख्या कम पड़ गई तो क्या करते थे, ये एक जगह से उठ करके दूसरी जगह भ्रमण पर निकल जाते थे, और जहां पर इन्हें कोई जंगल क्षेत्र मिलता था वहां पर ये फिर रहते थे, और कुछ समय तक फिर वही प्रक्रिया अपनाते थे,
कि वहां के जो जानवर होते थे उनका शिकार करके भोजन के रूप में ये खा लेते थे। तो ये सबसे पहले बात की जाए पुरापाषाण काल में, तो ये आखेटक, शिकारी या और क्या थे, ये खाद्य संग्राहक थे। और लक्षण की बात की जाए इसमें, तो लक्षण में ध्यान रखेंगे, इसमें कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई। यहां पर क्या चीज है, कृषि और पशुपालन ये नहीं था। कृषि एवं पशुपालन क्या था, ये नहीं था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए मध्यपाषाण काल में लक्षण की, तो यहां पर भी ये लोग क्या रहे, ये आखेटक रहे, मतलब शिकारी रहे, खाद्य संग्राहक की भूमिका में भी रहे, खाद्य संग्राहक की भूमिका में रहे। और बात की जाए यहाँ पर खाद्य संग्राहक की भूमिका रहने के साथ साथ यहाँ पर एक स्टार्टिंग हो गई, यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई, पशुपालन की। अब देखेंगे जब हम मध्य पाताल काल में आते हैं तो यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। और पहला पालतू पशु कौन था, पहला पालतू पशु कुत्ता था। मनुष्य ने पहला पालतू पशु कौन सा बनाया था, पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया था। तो ये हमने क्या जाना कि पुरापाषाण काल में आखेटक एवं शिकारी थे, खाद्य संग्राहक की भूमिका में ये लोग रहते थे, मतलब एक जगह पर शिकार करते थे, वहां पर जानवर वगैरह कम हो जाने पर वो दूसरी जगह भ्रमण करते हुए चले जाते थे और वहां पर जब फिर निवास करते थे, रहते थे, वहां के जानवरों को फिर मार कर शिकार कर खा लेते थे। फिर इसी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं घुमंतू प्रकार के थे, घूमते रहते थे। यहाँ की बात की जाए मध्यपाषाण काल जब आया है तो मध्यपाषाण काल में ये आखेटक रहे, खाद्य संग्राहक रहे, पशुपालन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर बात की जाए नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लक्षण की बात की जाए, ये कृषि की यहाँ पर शुरुआत हो गई, कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की भी शुरुआत हुई सही तरीके से। अब जब यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई है, पशुपालन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये पशुपालन की शुरुआत उन्होंने सबसे पहला पालतू अपना कौन सा बनाया था, कुत्ता। कुत्ता इसलिए बनाया था क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए उन्होंने कुत्ता बनाया, क्योंकि ये इनकी सुरक्षा करेगा। जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर कृषि की भी शुरुआत हो जाती है। अब जब कृषि की शुरुआत होती है तो उस कृषि से जो उपज होगी उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, ये लोग उस जगह पर रहना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्थायी निवास प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्थायी निवास की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। तो इतने पॉइंट को इसमें ध्यान रखेंगे। आइए और कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं आगे, लक्षण के बाद हम देखेंगे। औजार की बात की जाए, यहाँ पर औजार की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से औजार मिलते हैं, तो पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट, कौन सा औजार मिलेगा, क्वार्टजाइट, प्लेट, इस तरीके के औजार मिलते हैं। मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो मध्यपाषाण काल में माइक्रोलीथ, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और लीथ का मतलब पत्थर, तो माइक्रोलीथ इस तरीके के भी यहाँ पर जो भी औजार यहाँ पर मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, माइक्रोलीथ कह सकते हैं या सूक्ष्म पत्थर, ये इस प्रकार के औजार यहाँ पर इनको देखने को हमें मिलते हैं इस कालक्रम में। अगर इधर की बात की जाए, मध्यपाषाण काल की बात की जाए, तो मध्यपाषाण काल में औजारों के स्लेट के बने कुछ औजार मिलते थे, स्लेट के बने। हम देखेंगे औजारों में जो स्टार्टिंग में औजार है वो काफी बड़े मात्रा में रहे, इनकी नुकीली धार नहीं थी। फिर मध्यपाषाण में काल आते आते जो काल बदलता है तो उन औजारों को और पैना कर दिया जाता है, घिस दिया जाता है, और अंततः हम देखते हैं कि उन औजारों को जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ी, इस तरीके से काफी ज्यादा पतले आकार के औजार बना लेते हैं। इनका इस्तेमाल इसलिए जब हम वो शिकार करते थे, शिकार के दौरान उन्हें मांस को छीलने, काटने, इस तरीके से, या कोई फल फूल इस तरीके से जो भी, या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, लकड़ी काटना, छीलना, इस तरीके से काम के लिए वो जो पत्थर थे उनका औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो हमने औजार के बारे में जान लिया। आइए कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, महत्वपूर्ण जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए तो महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए अगर,
तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरा पाषाण काल में। तो पुरा पाषाण काल में पहला स्थल हम देखेंगे अतिरम पक्कम। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तथा हथनौरा, दूसरा है हथनौरा। अतिरम पक्कम तथा हथनौरा ये एमपी मध्य प्रदेश में। यहां से क्या हुआ है कि यहां से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? इन दोनों स्थानों से क्या कह सकते हैं? मानव खोपड़ी के प्रमाण, मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले। तो अतिरम पक्कम या तमिलनाडु में है और हथनौरा मध्य प्रदेश में है। तो यहां से किसके प्रमाण मिलते हैं? तो यहां से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। वहां से एक और ध्यान रखेंगे, भीमबेटका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भीमबेटका ये नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के आसपास नर्मदा घाटी में है। नर्मदा घाटी में आपका ये पड़ता है। यहां से चित्रकारी के प्रमाण मिले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका ये जो है गुफा टाइप में है नर्मदा घाटी में। यहां से चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण, चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण यहां से मिलते हैं। तो ये हमने इतना जान लिया महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पुरा पाषाण काल में। आइए अब हम आगे देखते हैं जो मध्य पाषाण काल में कि यहां से क्या क्या मिलता है। तो यहां से स्थलों की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल में एक स्थल है चौपानी मांडो। स्थल कौन सा है? चौपानी मांडो। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप धीरे धीरे लिखते हैं, नोट करना चाहे तो नोट भी कर रहे होंगे। चौपानी मांडो ये कहां पड़ता है? ये प्रयागराज यूपी में पड़ता है। यूपी की बात की जाए ये कहां पड़ता है? तो ये प्रयागराज यूपी में पड़ता है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से मृदभांड, मृदभांड के साक्ष्य। यहां से क्या मिला है? मृदभांड के साक्ष्य। मृदभांड का मतलब हो जाएगा मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें मृदभांड कहा गया। तो यहां से मिट्टी के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन के जो साक्ष्य मिले उन्हें मृदभांड कहा जाता है। तो ये चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद लगभग एक स्थान और ध्यान रखेंगे यूपी से, क्योंकि यूपी है सराय नहराय। सराय नहराय ये भी यूपी है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से ध्यान रखेंगे 15 सावधान, मतलब 15 लोगों को एक ही कब्र में दफनाने के प्रमाण मिले हैं। वो कहां से मिले हैं? वो सराय नहराय यूपी से प्राप्त हुए हैं। ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में आपका पड़ता है और यहां से 15 लोगों के शव एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये पॉइंट भी इसमें से ध्यान रखेंगे। उसके बाद और आगे देखते हैं हमारा नवपाषाण काल में कि नवपाषाण काल से कौन कौन से स्थल मिले। तो नवपाषाण काल में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बुर्ज होम। ये कहां है? ये कश्मीर में है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से गर्तवास। क्या प्राप्त हुआ है? यहां से गर्तवास और मालिक, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण कह सकते हैं। तो बुर्जहोम कश्मीर से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बुर्जहोम से क्या प्राप्त होता है? गर्तवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो बुर्जहोम कश्मीर से। गर्तवास मतलब जहां, गर्तवास का मतलब कह सकते हैं गड्ढे के नीचे जो लोग रहते हैं उस स्थान को कहा जाएगा गर्तवास। मतलब गड्ढे के नीचे रहने का एक आवास, उसे गर्तवास कहा जाता है। तो ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ये कश्मीर से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। इसमें से एक स्थान ध्यान रखेंगे चिरांद। ये आपका बिहार क्षेत्र में पड़ता है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से भी मिट्टी के जो भी बर्तन हैं, मृतभांड वगैरह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं चिरांद से, मृतभांड के। एक स्थान और ध्यान रखेंगे जो कई बार पूछा गया है, कोल्डिहिवा। एक स्थान कौन सा है? कोल्डिहिवा, सही से लिख देते हैं। कोल्डिहिवा, कोल्डिहिवा। 15 सावधान, 15 लोगों को एक ही कब्र में दफनाने के प्रमाण मिले हैं। वो कहां से मिले हैं? वो सराय नहराय यूपी से। यहां से क्या प्राप्त हुआ है?
कोल्डिवा, कोल्डिवा यूपी में आपका पड़ता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसमें से क्या प्राप्त हुआ है? कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त मिले हैं। तो ये हमने आज जो कालखंड रहा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनके बारे में जान लिया कि कहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त है। इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कोल्डिवा से क्या प्राप्त हुआ? चावल, या चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोल्डिवा। ये आपका यूपी में पड़ता है, विशेषकर यूपी अगर क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं तो ये। और आपका एक क्वेश्चन आ गया सराय धारा यूपी और चौपानी मांडो, इस तरह के क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए। बुद्धहोम कश्मीर, ये भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इन ये इंपॉर्टेंस पॉइंट रहे। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसके एक बार नोट कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले दिन हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो, फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। कोशिश रहेगी कि विशेषकर जिस लेवल का बताया गया उसी तरह का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।